हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 51 का दिसंबर 23 का सॉल्यूशन, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का बी। तो ये बोल रहा है एक्सप्लेन स्पाइरल मॉडल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ओवर वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को स्पाइरल मॉडल के बारे में पूछ रहा है और साथ में एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताने बोल रहा है ओवर वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने जैसा कि मैंने बताया हूँ कि मैंने BCS 51 का जून 24 का भी करवा दिया हूँ। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप ये 1 महीने मतलब 6 महीने या 1 साल बाद देख रहे हो तो मैंने इसका और भी बहुत सारा पेपर करवा दिया है। ठीक है, तो आप ज़रूर उन सबको भी देख लीजिएगा। पर यहाँ पे भी मैं जून 24 का करवाया, उसके बाद ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ उसमें देखिए आपसे दूसरा एक मॉडल के बारे में पूछा था। अब यहाँ पे देखिए स्पाइरल मॉडल के बारे में पूछा है और यहाँ पे देखिए फिर से वही बोल रहा है कि वाटरफॉल से इसका क्या डिफरेंस है। तो इसी तरह से आपको मॉडल के बारे में क्वेश्चन पूछते रहता है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं। द स्पाइरल मॉडल इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस दैट कंबाइंस आइटरेटिव डेवलपमेंट with the systematic aspects of the waterfall model. It is particularly useful for large complex projects where risk needs to be managed carefully. ठीक है, तो देखिए स्पाइरल मॉडल जो होता है ना, ये आपका एक तरह से कहिए बेस्ट होता है। जैसे आप जानते हैं वाटरफॉल मॉडल में ये क्या वाटरफॉल मॉडल सबसे बेसिक है, सबसे बिगनर वाला जो था वो मॉडल है। तो इसी तरह से अपडेट करते करते स्पाइरल मॉडल जो होता है ना, ये आप कह सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट है जो आजकल यूज़ होता है। तो ये क्या होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है, ऑब्वियस सी बात है, जो क्या करता है आइटरेटिव डेवलपमेंट को और सिस्टमेटिक एस्पेक्ट ऑफ द वाटरफॉल मॉडल को दोनों को कंबाइन कर देता है। यानी कि आइटरेटिव डेवलपमेंट को भी फॉलो करता है, प्रोटोटाइपिंग को भी फॉलो करता है, और साथ में जो वाटरफॉल मॉडल का सिस्टमेटिक एस्पेक्ट था कि पहले ये काम होगा फिर ये काम होगा, उन दोनों को मर्ज करके ये हम लोग का स्पाइरल मॉडल बनता है। ठीक है, ये क्या होता है कि हम लोग का लार्ज प्रोजेक्ट में, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में इसका यूज़ होता है, जहाँ पे हम लोगों को रिस्क को बढ़िया से मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग का स्पाइरल मॉडल यूज़ होता है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को बोल रहा है, अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा था कि एक्सप्लेन स्पाइरल मॉडल विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोगों ने स्पाइरल मॉडल के बाद बता दिया है। उसके बाद आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम्पल वाला लिख सकते हो अपने एग्जाम में। ठीक है, आपके एग्जाम के हिसाब से, लेकिन मैं आपको इस ढंग से बता रहा हूँ जिसमें अगर आपसे पूछ लेगा कि बताओ स्पाइरल मॉडल क्या होता है, तो आप ये पूरा चीज़ लिखोगे और आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ की फेजेस ऑफ स्पाइरल मॉडल, ये आपका एक तरह से कंप्लीटनेस है पूरा स्पाइरल मॉडल के बारे में। तो देखिए स्पाइरल मॉडल में क्या क्या होता है। सबसे पहले आएगा प्लानिंग। देखिए ऑब्वियस सी बात है, ये जो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो तो कोई भी काम करोगे तो इसका लगभग सभी काम रहता है, वही रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गया तो वही हो गया प्लानिंग यहाँ पे, है ना, उसी तरह की बात है। तो प्लानिंग आया तो इसमें क्या करेंगे, डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स, रिक्वायरमेंट्स एंड कंस्ट्रेंट, आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एंड इस्टेब्लिश अ प्लान फॉर नेक्स्ट आइट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। मतलब कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या क्या होने वाला है, जैसे कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखेंगे, रिक्वायरमेंट्स क्या है वो निकालेंगे, कंस्ट्रेंट क्या है वो सब पूरा प्रोजेक्ट का ढूंढेंगे, और फिर हम लोग पोटेंशियल रिस्क जो है आगे क्या क्या रिस्क होने वाला है उसको पहले ही भापने का कोशिश करेंगे, फिर प्लान बनाएंगे उसके लिए सब कुछ। ठीक है, तो ये हो गया प्लानिंग वाला फेज। ठीक है, उसके बाद आएगा रिस्क एनालिसिस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एसेस रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट, दिस इंक्लूड टेक्निकल रिस्क, कॉस्ट रिस्क एंड शेड्यूल रिस्क, स्ट्रेटेजीज टू रिड्यूस दिस रिस्क आर फॉर्मुलेटेड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग रिस्क को एनालाइज करेंगे। ठीक है, यानी कि भाई कि देखेंगे कि भाई इसमें क्या क्या रिस्क हो सकता है, क्या क्या रिस्क है अभी, उन सबको रिस्क को देखेंगे। फिर अब ये रिस्क में क्या क्या आ सकता है, वही टेक्निकल रिस्क हो गया कि कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा सही से, या फिर कॉस्ट रिस्क हो गया कि भाई ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, या फिर शेड्यूल रिस्क हो गया यानी कि प्रोजेक्ट बनाने में मान लीजिए 3 महीने का है तो इस स्पीड से बनाएंगे तो 4 महीने लग जाएंगे, 5 महीने लग जाएंगे। तो ये सब रिस्क को हम लोग एनालाइज करेंगे और फिर उस हिसाब से चीज़ों को बदलेंगे, चेंज करेंगे और उस रिस्क को कम करेंगे या फिर ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया रिस्क एनालिसिस। उसके बाद आएगा इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे क्या है, डेवलप एंड रिफाइन दिस सॉफ्टवेयर, दिस फेज इंक्लूड डिज़ाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। तो इंजीनियरिंग मतलब यहाँ पे हम लोग का मेन काम होगा, जो टेस्टिंग हो गया, कोडिंग वगैरह जो पार्ट होता है ना, जिसमें हम लोग फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, API हो गया, तो ये सब जो काम करेंगे ये सब इंजीनियरिंग वाली फेज में आएगा, जहाँ पे हम लोग मेन काम करेंगे सॉफ्टवेयर बनाने का। डेवलप एंड रिफाइन दी सॉफ्टवेयर, जैसे कि डिज़ाइन हो गया, कोडिंग हो गया और टेस्टिंग वगैरह हो गया, ये सब इंजीनियरिंग वाले में होगा। उसके बाद आएगा एवोल्यूशन। ये क्या करेगा, रिव्यू द प्रोग्रेस एंड गैदर फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट बिफोर द नेक्स्ट आइट्रेशन। ठीक है, अब हम लोग जो काम किए हैं, जो हम लोगों ने सिस्टम बनाया है, अब तक डेवलप किया है, कोड किया है, उसको एवेल्यूएट करेंगे, है ना, रिव्यू करेंगे कि भाई हम लोगों ने अब तक जो काम किया है वो कैसा चल रहा है, अब ये सिस्टम कैसा चल रहा है। हम लोग फीडबैक लेंगे, जो भी स्टेक होल्डर है, मान जो भी क्लाइंट है हम लोग जिसके लिए बना रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि देखो भाई सही से काम कर रहा है कि नहीं, वो सब क्या करेंगे, उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे और फिर उस हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे कि मान लीजिए वो कुछ
बोलता है नहीं नहीं यार ये सही नहीं है, वैसा कर दो, तो फिर हम लोग नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए उसको कर देंगे कि हाँ भाई हम लोग को आगे ये करना है। ठीक है, ये हो गया एवोल्यूशन में। उसके बाद आएगा रिपीट, फिर यही चीज़ को रिपीट करो, द साइकिल कंटिन्यूस विथ ईच आइट्रेशन लीडिंग टू मोर रिफाइंड वर्जन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर अंटिल द फाइनल प्रोडक्ट इज अचीव्ड। ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, ये साइकिल चलते रहेगा। फिर अब जैसे इवोल्यूशन हो गया ना, फिर अब ये क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। यहाँ पे फिर से ऑब्जेक्टिव देखेगा कि अच्छा हम लोगों ने जो प्रोग्रेस मतलब फीडबैक लिया है यूज़र से, जो हम लोग को दिया है, उसके हिसाब से फिर से प्लानिंग होगा कि अच्छा ये करना है। फिर वही रिस्क एनालिसिस करेंगे, फिर वही इंजीनियरिंग करेंगे, फिर एवोल्यूशन करेंगे। तो ये क्या करता है ना, एक तरह से आपका इस तरह से चलता है, समझे। ये एक तरह का साइकिल है। यहाँ पे देखिए हम लोग ने स्पाइरल मॉडल का, यहाँ पे आप ये देख लीजिए क्या होता है स्पाइरल मॉडल में। सबसे पहले ये देखिए, ये जो हम लोग का 4 भाग में डिवाइड है, ठीक है। और फिर ये क्या है, पूरा सर्कल चलते रहता है। स्टार्ट हुआ प्लान से, है ना, मतलब स्टार्ट हुआ प्लान से, प्लान हो गया, वही प्लान में हम लोग ये सब कर लिए क्या क्या करना है। फिर रिस्क एनालिसिस कर लेंगे, रिस्क एनालिसिस में क्या क्या होगा, रिस्क को मैनेज करने का काम करेंगे, है ना। उसके बाद आएगा इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग में वही डिज़ाइन करेंगे, कोडिंग करेंगे, जितना भी टेस्टिंग वगैरह है वो सब हम लोग सारा इंजीनियरिंग में करेंगे। फिर उसको एवेल्यूएट करेंगे, यानी कि चेक करेंगे कि भाई भेजेंगे सेंडर को, यूज़र से यूज़ करवाएंगे, फिर देखेंगे वो लोग क्या फीडबैक दे रहा है वो करेंगे, फिर उसके हिसाब से प्लान करेंगे और ये चलता रहेगा, समझे। तो इस तरह से हम लोग का पूरा स्पाइरल मॉडल होता है। इसलिए मैंने बोला था ना ये सही रहता है, ठीक है, ज़्यादातर यही यूज़ होता है। तो ये देखिए हम लोगों ने पूरा स्पाइरल मॉडल के बारे में पढ़ लिया है। पर यहाँ पे देखिए हम लोगों को क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि एग्जाम्पल भी देना है। एग्जाम्पल, तो चलो हम लोग एग्जाम्पल भी देते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल ऑफ स्पाइरल मॉडल। हम लोग एक क्या करें, यूनिवर्सिटी डेवलपिंग एंड ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम, यानी कि वही एक तरह से अभी हम लोग जो पढ़े थे ना SRS वगैरह में, तो वही हम लोग एक ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम बना रहे हैं स्पाइरल मॉडल का यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट स्पाइरल, हम लोग फर्स्ट मतलब फर्स्ट राउंड करेंगे, ये जो हम लोग काम कर रहे हैं वही फर्स्ट राउंड करेंगे। तो वही प्लानिंग आएगा, डिफाइन द बेसिक रिक्वायरमेंट सच एज यूज़र रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन सबमिशन एंड ट्रैकिंग। तो यहाँ पे हम लोग प्लानिंग करेंगे कि भाई बेसिक क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कि क्या होगा, हम लोग ढूंढेंगे कि भाई यूज़र रजिस्टर करेगा, फिर वो अपना एप्लीकेशन सबमिशन करेगा, फिर वो ट्रैक करेगा। तो ये सब हम लोग बेसिक सोचेंगे, है ना, स्टार्टिंग लेवल पे। तो ये हो गया हम लोग का प्लानिंग। फिर आएगा रिस्क एनालिसिस, आइडेंटिफाई रिस्क लाइक टेक्नोलॉजी सिलेक्शन एंड यूज़र एक्सेप्टेंस। फिर हम लोग रिस्क को एनालाइज करेंगे कि भाई कोई टेक्नोलॉजी मान लीजिए सिलेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, प्रोग्राम कोर्स वो सही से सेलेक्ट कर पाएगा कि नहीं, वो सब रिस्क को देखेंगे। फिर यूज़र को सही से एक्सेप्टेंस मिलेगा कि नहीं, है ना, वो सही से लॉगिन हो पाएगा कि नहीं, वो सब चीज़ हम लोग चेक कर लेंगे। उसके बाद आएगा इंजीनियरिंग, फिर वही डेवलप है प्रोटोटाइप फॉर यूज़र रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन सबमिशन। फिर यहाँ पे वही प्रोटोटाइप जो मतलब एक तरह से सिस्टम हम लोग डिज़ाइन करेंगे यूज़र के लिए, जिसमें यूज़र रजिस्टर कर पाएगा, वो अपना एप्लीकेशन सबमिशन कर पाएगा। तो ये सब हम लोग बना देंगे। फिर आएगा इवोल्यूशन, गैदर फीडबैक फ्रॉम अ स्मॉल ग्रुप ऑफ यूज़र। फिर ये जो हम लोग छोटा सा काम बनाए यूज़र रजिस्ट्रेशन करने का, एप्लीकेशन सबमिशन करने का, ये हम लोग स्टेक होल्डर को दे देंगे, क्लाइंट को दे देंगे कि भाई यूज़ करके देख लीजिए, या फिर 2-3 यूज़र को भी दे देंगे एग्जांपल के लिए कि करके देख तो भाई हो पा रहा है कि नहीं यूज़र रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो वो करेंगे। फिर वहाँ से जो ये लोग जो फीडबैक देगा हम लोगों को, वो हम लोग गैदर कर लेंगे। फिर हम लोग का नेक्स्ट होगा सेकेंड स्पाइरल, फिर से वही चीज़, फिर हम लोग प्लानिंग करेंगे, इनकॉर्पोरेट्स फीडबैक एंड ऐड न्यू फीचर्स लाइक एप्लीकेशन ट्रैकिंग। फिर यहाँ पे देख रहे हैं एक तरह से हम लोग फर्स्ट आइट्रेशन में कुछ काम किए, अब हम लोग उसी को बढ़ा के यानी कि और रिफाइन करके हम लोग जो सिस्टम बना रहे हैं उसको और अच्छे ढंग से प्रेजेंट करने वाले। तो यहाँ पे वही करेंगे कि जो हम लोग को फीडबैक मिला है उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, मतलब उसको एक्सेप्ट करेंगे जो भी है, और फिर न्यू फीचर जैसे कि एप्लीकेशन ट्रैकिंग का भी हम लोग एक फीचर डाल देंगे। उसके बाद आएगा रिस्क एंड वही एक्सेस डेटा सिक्योरिटी, देख लेंगे कि भाई कोई जो हम लोग का डॉक्यूमेंट आ रहा है उसकी सिक्योरिटी की है कि नहीं, स्टूडेंट की जो है उसके लिए डेटा सिक्योर है कि नहीं, वो सब चेक करेंगे। उसके बाद इंजीनियरिंग, डेवलप द ट्रैकिंग फीचर एंड इंटीग्रेट विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम। अब जो हम लोग ये एप्लीकेशन ट्रैकिंग बना रहे हैं इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे एग्जिस्टिंग सिस्टम से, यानी कि यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है उससे इंटीग्रेट करेंगे, उसको मिलाएंगे, है ना, ट्रैकिंग वाला फीचर से। उसके बाद आएगा इवोल्यूशन, टेस्ट द कंप्लीट फंक्शनलिटी विथ वाइडर यूजर ग्रुप। अभी वहीं पे फिर से टेस्ट करने के लिए भेजेंगे इस फंक्शनलिटी को कि भाई चेक करो, यूज़र को भेजेंगे बहुत सारे इस तरह से। और फिर ये चीज़ हम लोग का सब सिक्वेंस स्पाइरल। अब ये करेगा कंटिन्यू रिफाइनिंग द सिस्टम विद एडिशनल फीचर्स सच एज डॉक्यूमेंट अपलोड, एडमिशन डिसीजन, नोटिफिकेशन ईच टाइम एक्सेसिंग एंड मिटिगेटिंग न्यू रिस्क। तो अब ये हम लोग का स्पाइरल चलते रहेगा, है ना। हम यहाँ पे मैंने 2 बता दिए, अब चाहो तो और लिख सकते हो पर काफ़ी है इतना, ठीक है। वही अभी हम लोग रिफाइन करते जाएंगे, जो फीडबैक आएगा उसको एक्सेप्ट करते जाएंगे, चेंजेस करते जाएंगे, नए फीचर्स को ऐड करते जाएंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पे नए फीचर में क्या होगा कि डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएगा, एडमिशन डिसीजन नोटिफिकेशन, है ना, ये सब हम लोग फीचर ऐड कर देंगे,
तो इस तरह से हम लोग का ये पूरा काम चलते रहेगा। तो ये हो गया हम लोग का पूरा स्पाइरल मॉडल के बारे में। अब यहाँ पे देखिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछा है वाटरफॉल मॉडल के हिसाब से, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए एडवांटेजेस ऑफ स्पाइरल मॉडल ओवर वाटरफॉल मॉडल। तो सबसे पहला है रिस्क मैनेजमेंट। तो ये क्या है, द स्पाइरल मॉडल emphasize risk analysis and management, making it suitable for complex project with high uncertainty। तो सबसे पहला है कि भाई वाटरफॉल मॉडल में रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो पाता था, है ना। तो इसमें जो है रिस्क मैनेजमेंट हो पाता है, जैसे कि हम लोग रिस्क को एनालाइज कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं। जैसे क्या होता है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में जहाँ पे हायर चांस होता है कि भाई कोई फेलियर आ जाए, है ना, कोई दिक्कत आ जाए प्रोजेक्ट बनाने में, तो उन सब जगह पे स्पाइरल मॉडल सही रहता है, क्योंकि हम लोग रिस्क को मैनेज कर पाते हैं। जैसे कि अभी हम लोग एग्जाम्पल में भी देखे थे, है ना। उसका आएगा फ्लेक्सिबिलिटी। इट अलाउ फॉर आइटरेटिव डेवलपमेंट एनेबलिंग चेंजेस एंड एडाप्टेशन एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल भी है ना। वाटरफॉल मॉडल फ्लेक्सिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप जानते हो वाटरफॉल मॉडल में, तो इसमें सारा काम एकदम लाइन बाय लाइन होता है। पहला प्रोसेस करो तो उसमें वही कर पाओगे, जैसे आप दूसरे प्रोसेस पे आए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, पहले वाले से जो मिला है उसी से काम चलाना होगा। ये नहीं कि आप पहले वाले पे फिर से जा पाओगे, ठीक है। तो ये एकदम लाइन बाय लाइन होता है। तो ये हो गया। पर स्पाइरल मॉडल फ्लेक्सिबल होता है। इसमें क्या करता है कि हम लोग आइटरेटिव डेवलपमेंट कर पाते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं उसको हम लोग अडेप्ट कर पाते हैं और उसके हिसाब से प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस को बढ़ा पाते हैं, ठीक है। या फिर जिस तरह का चेंजेस करना होता है हम लोग उसको तुरंत ये कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस रिस्क। बाय ब्रेकिंग डाउन द प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर फेज, रिस्क कैन बी आइडेंटिफाई एंड मिटिगेटेड अर्ली ऑन। इससे क्या होता है कि हम लोग का रिस्क भी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को स्मॉलर फेजेस में तोड़ देते हैं, जिससे कि हम लोग का जो रिस्क होता है वो हम लोग को आराम से आसानी से मिल जाता है और हम लोग उसको अर्ली स्टेज पे ही सही कर पाते हैं, ठीक है। उसका आएगा इम्प्रूव क्वालिटी। द आइटरेटिव नेचर ऑफ द मॉडल अलाउ फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। तो अब ये इससे क्या होता है, स्पाइरल मॉडल में जो हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसकी क्वालिटी भी एकदम अच्छी हो जाती है ना। क्योंकि आप देख रहे हो कि आप लोग एग्जाम्पल में भी देख रहे हो कैसे हम लोग बार बार काम को करते जा रहे हैं और रिफाइन करते जा रहे हैं, है ना, और बढ़िया से हम लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग का जो क्वालिटी होगा वो भी बढ़िया ही होगा, है ना। तो ये हो गया एडवांटेजेस। अब देखिए डिसएडवांटेज क्या है। तो कॉम्प्लेक्सिटी। द स्पाइरल मॉडल कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स टू मैनेज देन द वाटरफॉल मॉडल, रिक्वायरिंग एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर्स, ठीक है। तो स्पाइरल मॉडल जो होता है उसकी वो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। उस पर काम करना कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि क्या करता है कि इसको मैनेज भी करना पड़ता है। हम लोग देखते पूरा बार बार प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों को एक एक्सपीरियंस चाहिए। जो भी काम कर रहा है प्रोजेक्ट पे, जो भी मैनेजर वगैरह है, जो भी कोडर है, डेवलपर है, वो सब एक्सपीरियंस वाले होना चाहिए, है ना। तब तो वो जो भी चेंजेस आ रहा है फट से एक्वायर कर रहा है, फिर उसके हिसाब से काम कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग को क्या है, कॉम्प्लेक्स होता है ये काम। उसके बाद कॉस्ट। द आइटरेटिव नेचर ऑफ द मॉडल कैन लीड टू हायर डेवलपमेंट कॉस्ट, ठीक है। अब देखिए आइटरेटिव नेचर है, तो मान लीजिए बार बार अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग यूज़र को भेज रहे हो, बार बार कोई गलती निकाल रहे, बार बार वो जो क्लाइंट है बोल रहा है नहीं ये चेंज करो ये चेंज करो, तो इससे ऑब्वियस ही बात है टाइम भी ज़्यादा लगेगा और कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा, है ना, प्रोजेक्ट में बार बार चेंजेस करने से। तो वही है। उसका आएगा टाइम कंज्यूमिंग। इट कैन टेक लॉन्गर टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट यूजिंग अ स्पाइरल मॉडल, स्पेशली फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही, है ना, क्योंकि क्या हो रहा है बार बार हम लोग एक काम कर रहे हैं, फिर उसमें यूज़र को दिखा रहे हैं, फिर यूज़र को चेंजेस कर रहा है, फिर हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा, तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। उसका है डिपेंडेंसी ऑन रिस्क एनालिसिस। द सक्सेस ऑफ द मॉडल हेविली रिलाइज ऑन एक्यूरेट रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। अब यहाँ पे देखिए एक और सबसे दिक्कत है कि ये हम लोग का रिस्क एनालिसिस पे बहुत डिपेंड करता है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कोड में जो स्टेप में भी, कि हम लोग रिस्क को एनालिसिस कर रहे थे बार बार, है ना। अगर हम लोग को ये रिस्क को एनालिसिस करने में गलती होती है ना, तो इससे क्या होगा कि आगे फिर हम लोग उसको सही से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे और रिस्क आ जाएगा, है ना, कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसकी वजह से क्या होगा, कोड दिक्कत होगा, है ना, सिस्टम सही से काम नहीं करेगा। तो ये हम लोग का क्या होता है, डिपेंडेंट होता है कि रिस्क हम लोग कैसे एनालाइज कर पा रहे हैं, है ना, रिस्क पे हम लोग किस तरह से सोच पा रहे हैं कि ये रिस्क हो सकता है, इसको ऐसे सही किया जा सकता है। अगर ये करने में चूक गए तो हम लोग का सिस्टम दिक्कत करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको और हाँ, अगर आपको ये जो BCS 51 है, ये दिसंबर 23 का, अगर आपको ये चीज़ पूरे PDF के फॉर्म में चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, सिंपली मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिए, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस वीडियो का लिंक कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दीजिए, मैं समझ जाऊँगा आपको ये BCS 51 का दिसंबर 23 का ये वाला पूरा PDF के फॉर्म में चाहिए। ये फ्री PDF नहीं होगा, पेड PDF होगा। तो अगर आपको चाहिए तो इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर C देखते हैं। तो ये है व्हाट इज़ अ डेटा डिक्शनरी, व्हाट आर इट्स कंटेंट्स, ठीक है।
तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए डेटा डिक्शनरी। अच्छा, अगर आप लोग मेरी बात मानिए, मैंने ये जो पूरा वीडियो बना रहा हूँ ना, जैसे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मैं सभी सेमेस्टर का बनाता हूँ, तो ये डेटा डिक्शनरी के बारे में मैंने इतनी बार क्वेश्चन बना दिया है ना कि पूछिए मत। इसलिए इसको समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में BCS 42 पढ़े होंगे ना, 41 पढ़े होंगे ना, तो ये सब चीज़ आप पढ़ चुके होंगे। माफ़ कीजिएगा, 41 की बात करो, 42 नहीं। तो ये डेटा डिक्शनरी आ चुका है उसमें, समझे। तो यहाँ देखिए, अ डेटा डिक्शनरी इज अ सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी दैट प्रोवाइड्स अ डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेटा used within a system or a database. It serves as a reference for developers, data analysts, and other stakeholders, helping them understand data structure, relationship, and users within a application and organization. ठीक है, तो देखिए नाम से पता चला डेटा डिक्शनरी, यानी कि डेटा के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वही हुआ डेटा डिक्शनरी। तो यही कर रहे हैं कि सेंट्रलाइज रिपोजिटरी होता है, एक तरह से समझिए डेटाबेस होता है डेटा के लिए, जो क्या करता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन उस डेटा के बारे में देता है। जैसे कि मतलब डिटेल इन्फॉर्मेशन डेटा के बारे में देता है विद इन अ सिस्टम और डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा है उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे कि उसका डेटा स्ट्रक्चर क्या है, रिलेशनशिप क्या है ना। तो इस तरह से वो बताता है। ये क्या करता है कि रेफरेंस के तौर पे काम करता है ना। ये जो डेटाबेस है, मतलब डेटा डिक्शनरी, एक तरह से रेफरेंस के लिए काम करता है। जैसे हो गया डेवलपर के लिए, डेटा एनालिस्ट के लिए, और जो भी अदर स्टेक होल्डर है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट, यूज़र, उन सब के लिए क्या करता है, एक रेफरेंस का काम करता है, जिससे कि वो लोग समझ पाते हैं कि ये डेटा का स्ट्रक्चर क्या है ना, इसका रिलेशनशिप क्या है बाकी डेटा से, और फिर ये क्या है, इस एप्लीकेशन में इसको कैसे यूज़ किया जा रहा है ना। तो ये हो गया हम लोग का पूरा डेटा डिक्शनरी के बारे में। एकदम सिंपल सा है और ज़्यादा हार्ड नहीं है, याद करने में भी आसान है, अपने हिसाब से आप इसको लिख सकते हो। उसका देखिए कंटेंट पूछा है, तो कंटेंट ऑफ द डेटा डिक्शनरी, यानी कि डेटा डिक्शनरी के अंदर क्या क्या चीज़ यूज़ होता है। तो सबसे पहले आएगा नेम, है ना, अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द डेटा एलिमेंट। तो जो भी डेटा है उसका नाम होगा ना कोई, तो वो क्या नेम। उसका आएगा डेटा टाइप, द टाइप ऑफ द डेटा द एलिमेंट स्टोर्स, एग्जाम्पल इंटीजर, स्ट्रिंग या डेट। तो अब यहाँ पे डेटा टाइप यानी कि कौन सा टाइप है डेटा का। फॉर एग्जांपल इंटीजर है, यानी नंबर ही वाला कोई वैल्यू स्टोर करके रखा है, तो उसका क्या होगा, इंटीजर होगा डेटा टाइप। कोई स्ट्रिंग है, यानी कि कुछ वैल्यू लिखा हुआ है ABCD इस तरह से, वो क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। तो डेटा टाइप भी होता है। उसका रहता है लेंथ और साइज़, द मैक्सिमम लेंथ और साइज़ ऑफ द डेटा एलिमेंट। ये जो डेटा है इसका मैक्सिमम लेंथ क्या है, वो भी हम लोग का होता है। तो क्या हो गया, लेंथ जिसको बोल सकते हैं या फिर साइज़ बोल सकते हैं। फिर फॉर्मेट, द स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर द डेटा, एग्जाम्पल दिस फॉर डेट्स, है ना। फिर क्या होगा कि फॉर्मेट भी रहता है कि डेटा का, मान लीजिए जहाँ पे फॉर्मेट की ज़रूरत होती है कि डेटा इस तरह से यूज़ होगा, उसका फॉर्मेट भी सेट करते हैं। जैसे कि डेट के लिए क्या होता है कि मंथ, डे या ईयर, या फिर जैसे कि डे है ना, जैसे हम लोग का नॉर्मल कहता है ना 15 अगस्त 1975, तो वो हो गया। इस हिसाब से डेट के लिए क्या होगा, फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। फिर आएगा डिस्क्रिप्शन, अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द डेटा एलिमेंट्स, मीनिंग एंड पर्पस। फिर डिस्क्रिप्शन भी दिया रहता है, वो जो डेटा एलिमेंट है, जो भी डेटा है उसके बारे में हल्का सा डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, जिसमें हम लोग बताते हैं कि ये डेटा में एलिमेंट क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका पर्पस क्या है, वो सब। फिर आएगा कंस्ट्रेंट, एनी रूल्स और लिमिटेशन ऑन दी डेटा एलिमेंट। ठीक है, यानी कि वही कि कंस्ट्रेंट मतलब कि कोई ऐसा लिमिटेशन सेट किए हैं या फिर कोई रूल है कि भाई ये डेटा एलिमेंट का ये रूल है, इसको फॉलो करना होगा। फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड फील्ड्स, रेंज कंस्ट्रेंट, जैसे कि ये डेटा एलिमेंट के अंदर है, आपको नाम देना ही होगा, यूज़र नेम का फर्स्ट नेम आपको देना ही होगा। तो ये सब क्या है, कंस्ट्रेंट है, लिमिटेशन है कि करना ही है। तो ये हो गया हम लोग का कंस्ट्रेंट। फिर आएगा रिलेशनशिप, हाउ द डेटा एलिमेंट्स इज रिलेटेड टू अदर डेटा एलिमेंट्स इन द डेटाबेस। फिर हम लोग को रिलेशनशिप भी दर्शाना है कि ये जो डेटा एलिमेंट है इसका दूसरे डेटा एलिमेंट से क्या रिलेशन है, किस तरह का रिलेशन है, वो सब भी हम लोग को बताना होता है। तो ये सब होता है हम लोग का पूरा डेटा डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, इतना लिखिए, मोर देन इनफ है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर B और C देख लिया। अब आगे हम लोग 2, 3, 4, 5 सब देखने वाले हैं। तो आपको अगर PDF चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, सिंपली मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिए। बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर एक्सेस कीजिएगा, जो भी है आपका, जो भी आपको पढ़ना है। बैक अगर 4th, 3rd किसी में भी लगा है तो उन सब का भी कंटेंट मिल जाएगा। यहाँ पे इग्नू से रिलेटेड सब मिलेगा, तो ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।